So from today we are going to start our revision class और रिवीजन में सबसे पहला चैप्टर जो स्टूडेंट्स लोग से पता चला वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में हम सब कुछ पढ़ाएंगे बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी होता है वो हम अज्यूम करेंगे तुम लोग कर लिए हो, इनफैक्ट आता ही है, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एडजॉइंट निकालना, को फैक्टर, माइनर, ये सब निकालना, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब हम सिखाने वाले नहीं हैं। ये सब तो तुम लोग को ऑलरेडी आता ही होगा। एक बार अपना स्टेटस थोड़ा मैसेज कर दो, एक एक बच्चा, ठीक है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे मैट्रिसेस चैप्टर में वो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हर साल मेंस में क्वेश्चन सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ ही आता है। और एडवांस के लिए एडजॉइंट, एडजॉइंट के प्रॉपर्टीज, इन्वर्स, इन्वर्स के प्रॉपर्टीज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिसेस, दैट्स इट। इतना ही चीज होता है जिस पर तुम लोग परेशान हो गए। अगर परेशानी हो भी रहा होगा तो एडजॉइंट, इन्वर्स और स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ट्रांसपोज, ये सब के ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ये सब के प्रॉपर्टीज पर ही प्रॉब्लम होता है, नहीं तो प्रॉब्लम नहीं आता है इसमें, कुछ भी आदमी नहीं फंसता है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास and let's start the revision of matrices with the topic system of equations. Now to start the class I will share with you a problem, a paragraph, उसमें दो क्वेश्चंस है। वो क्वेश्चन तुम पहले शायद देखे भी हो। टू क्वेश्चंस आई कैन गिव यू 5 मिनट्स, क्योंकि 2.5 मिनट से ज़्यादा अब हम टाइम रिवीजन में नहीं दिया करेंगे, टू बी वेरी फ्रैंक। सो ऑल ऑफ यू प्लीज रेज हैंड, रेडी फॉर द प्रॉब्लम शेयरिंग। तुमको अपने आंसर हमको मैसेज बॉक्स में डालने हैं, ऑप्शन, तुम्हारे पास ऑप्शन भी होगा। तो ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन शायद देखे भी होगे तुम लोग, देखे हो, याद है? दिस इज द क्वेश्चन, कंसिडर थ्री प्लेन्स 2x plus py plus 6z equal to 8, x plus 2y plus qz equal to 5 and x plus y plus 3z equal to 4. Three planes intersect at a point if, four options, three planes do not have any common point of intersection if, then you have four options. तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के पहले हम इस क्वेश्चन से एक लेवल और नीचे क्वेश्चन देंगे। लेट मी जज द लेवल जहां तक तुम हो। अब उस लेवल से एक लेवल नीचे क्वेश्चन देंगे एंड अगेन आई विल गिव यू 5 मिनट्स टाइम। इस बार तीनों पार्ट पूछेंगे तुमसे हम। ऐसा मत सोचो कि पिछला नहीं बना पाए तो ये भी नहीं बना पाओगे, ये हो सकता है बना दो, क्वाइट पॉसिबल, हो सकता है कि ये वाला बना दोगे, क्योंकि हम पहले ही बोल रहे हैं कि एक लेवल नीचे करके प्रॉब्लम दे रहे हैं। और ये भी नहीं बना पाओगे तो हम एक मेथड डिस्कस करेंगे, उस मेथड से हम लोग दोनों क्वेश्चन को एक साथ डील कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और अगर हम बोल रहे हैं ना कि एक लेवल कम है तो कम है, तुम लोग अपने अपने तरीका से जब सॉल्व भी करोगे, हो सकता है अभी जिस मेथड से तुम सॉल्व कर रहे थे वो क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो रहा था, इसमें हो सकता है कम कैलकुलेशन में आंसर आ जाए, या हो सकता है नहीं भी आए, या हो सकता है तुमको फिर अपने आंसर पर कॉन्फिडेंस फील ना हो। फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x plus y plus z equal to 6, x plus 2y plus 3z equal to 10 and x plus 2y plus lambda z equal to mu have, पहला क्वेश्चन ऑब्वियसली तीनों पार्ट के लिए कर दो तुम, नो सॉल्यूशन। दूसरा पार्ट यूनिक सॉल्यूशन। और तीसरा पार्ट
infinite number of solutions, infinite number of solutions. Please solve for 5 minutes again. Okay, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना सीखते हैं. We will start with echelon form of a matrix. Now क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है क्लास में वो हम नहीं पूछने वाले हैं. वो हम तुम्हारा सवाल बना या नहीं बना है उससे हम जज कर लेते हैं. नाउ रो इक्विवेलेंट फॉर्म का मतलब जो कंडीशंस दे रहे हैं वो सेटिस्फाई होना चाहिए. पहला कंडीशन ये होता है कि फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एनी रो, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट, जीरो नहीं, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एनी रो, दैट इज इसको हम लोग लीडिंग एलिमेंट बोलते हैं. लीडिंग एलिमेंट इज ऑलवेज जीरो, मतलब किसी भी रो का पहला, सॉरी इज ऑलवेज वन, किसी भी रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट वन होगा. दूसरा कंडीशन, ऑल जीरो रोज, ऑल जीरो रोज इफ एनी, अगर कोई ऐसा रो है जिसमें सारा एलिमेंट ही जीरो हो तो वो सारे नॉन जीरो रोज के नीचे रहेगा, आर बिलो all the non-zero rows, non-zero rows. और तीसरा बात, number of zeros before first non-zero element should increase as we move down the matrix. Number of zeros before non-zero element या leading element बोल लो, before non-zero element, number of zeros before non-zero element should increase from first to second row, second to third row. जैसे जैसे नीचे जाओगे पहला नॉन जीरो एलिमेंट के पहले जितने नंबर ऑफ जीरोस दिखेंगे तुमको वो सारे बढ़ते जाने चाहिए. और इन अदर वर्ड्स, और इसको तुम ऐसा कह सकते हो कि द लीडिंग एलिमेंट, the leading element in any row is always to the right of the leading element in previous row, is always to the right of the leading element, right of the leading element in previous row. अगर तुम ये समझ पा रहे हो कि ब्लू वाला स्टेटमेंट और रेड वाला स्टेटमेंट पॉइंट नंबर 3 का सेम है, देन यू प्लीज रेज योर हैंड. ये दोनों सेम ही चीज है. हम तुमको एक इक्लोन फॉर्म दिखाते हैं मैट्रिक्स का. से एग्जांपल, you take this matrix, suppose this matrix is say 2 by 2, 1 0 0 3. Please message, is this a row echelon form or not, yes or no. See the 3 definitions given, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये इक्लोन फॉर्म है मैट्रिक्स का. So my question is that is this a echelon form of matrix or not? आंसर फास्ट प्लीज. निमिष का आंसर है
यस, सावी का आंसर है नो। कौस्तुभ का नो। पल्लवी का यस। ओके, शार्दुल का नो। तो निमिष और पल्लवी कैसे चेक कर रहे हो? पॉइंट नंबर 1 ही तो वैलिड नहीं हो रहा है। बोल रहा है कि फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एनी रो, किसी भी रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट मतलब लीडिंग एलिमेंट हमेशा 1 ही होगा। तो यहाँ तो 1 है, बट यहाँ दूसरे रो में जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है दैट इज नॉट 1, that is 3, so is not an echelon form of matrix, is not an echelon form of matrix. प्लीज मैसेज निमिष एंड पल्लवी, इज इट क्लियर? आपके आंसर गलत थे, मिस्टेक्स क्लियर है? सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, तीनों डेफिनेशन ध्यान से चेक किया करो। लीडिंग एंट्री 1 ही होगा, लीडिंग एंट्री किसी भी रो में अपने पिछले रो के लीडिंग एंट्री के राइट में ही पड़ेगा। मतलब लीडिंग एंट्री के पहले नंबर ऑफ जीरोस बढ़ता चला जाएगा ऊपर से नीचे जाने में, और जितने भी जीरो रोज होंगे वो नॉन जीरो रोज के नीचे होने चाहिए, बीच में या ऊपर नहीं होना चाहिए। नाउ सी दिस एग्जांपल, suppose I have a matrix like this, say 1, say 1 and say 1, say 0, 0, 1. This is a matrix of order 2 by 3. So is this a row echelon form or not? Please message. Let us check the first non-zero element. यहाँ 1 है और इस रो में भी पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 ही है, पहला पॉइंट सेटिस्फाइड है। उसके बाद इसमें कोई जीरो रोज है ही नहीं, तो उसको नीचे लाने का जरूरत नहीं है। और तीसरा बात कि हर रो का लीडिंग एलिमेंट पिछले रो के राइट में पड़ रहा है या नहीं ये देखना है। तो इस रो का लीडिंग एलिमेंट ये है और दूसरे रो का लीडिंग एलिमेंट ये है, तो ऑब्वियसली ये पिछले रो के लीडिंग एलिमेंट के राइट में है। या तुम देख सकते हो कि नंबर ऑफ जीरोस बिफोर नॉन जीरो एलिमेंट बढ़ा ही है। पहले रो में नंबर ऑफ जीरोस बिफोर लीडिंग एंट्री 0 था, एक भी जीरो नहीं था। दूसरे में नंबर ऑफ जीरोस द बिफोर लीडिंग एंट्री इज 2, तो बढ़ गया है ये। सो दिस इज एन echelon form of matrix. This is an echelon form of matrix. Since you are learning a new thing, please don't mind if I teach you 15 or 20 minutes more. फिर भी मेरा कोशिश होगा ऑन टाइम 1 PM पे क्लास ओवर कर देने का, बट एक ही टॉपिक के रिवीजन के लिए 2 दिन हम लोग क्लास नहीं लगा सकते, तो टॉपिक आज खत्म करना है। सो नाउ सी दिस वन, से 0, 0, 1. Better we should write like this. 0, 1, 1. 0, 1, 2. Now this is a matrix of order 2 by 3. So is this a row echelon form of matrix or not? Please check. Please check. ये रो इकेलॉन फॉर्म में है या नहीं है? प्लीज चेक. नो, दिस इज नॉट अ रो इकेलॉन फॉर्म. ये रो इकेलॉन फॉर्म नहीं है। रीजन देखो, लीडिंग एलिमेंट तो 1 है, पहले रो में भी और दूसरे रो में भी।
और इसमें कोई जीरो रोज है नहीं तो उसको नीचे लाने का नहीं है, पर एक रूल वायलेट हो रहा है ना। दोनों रो में तुम देखोगे लीडिंग एलिमेंट के पहले नंबर ऑफ जीरो सेम हो गया है, या तुम कह सकते हो कि पहला रो को तो नहीं चेक करना है, लेकिन दूसरे रो का जो लीडिंग एलिमेंट है, दूसरे रो का जो लीडिंग एलिमेंट है वो पिछले रो का लीडिंग एलिमेंट के राइट में नहीं पड़ा, इज नॉट ऑन द राइट, is not on the right of leading element of previous row. So is not an echelon form. तो इकेलॉन फॉर्म क्या होता है तुम समझ गए। नाउ किसी भी मैट्रिक्स से हम लोग इकेलॉन फॉर्म में आएंगे कैसे, इकेलॉन फॉर्म में पहुंचेंगे कैसे, ये देखते हैं। So our next topic is how to write echelon form of any matrix. How to write इकेलॉन फॉर्म ऑफ एनी मैट्रिक्स। तो ये एग्जांपल लेके क्लियर करते हैं हम लोग। सपोज वी आर गिवन अ क्वेश्चन, राइट द, इसको रो इकेलॉन फॉर्म भी बोलते हैं और रो रिड्यूस्ड इकेलॉन फॉर्म भी होता है। रो रिड्यूस्ड इकेलॉन फॉर्म का मतलब जहां जहां लीडिंग एंट्री 1 आता है उसके ऊपर का सारा भी जीरो कर दिया जाता है, नीचे तो सारा जीरो रहेगा ही, ऊपर का भी सारा जीरो कर दिया जाता है यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, पर उसका जरूरत नहीं है हम लोग को। सो राइट द इकेलॉन फॉर्म ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 and 3. Now see, I am discussing this one. एक चीज तुम याद रखो कि तुम किसी भी तरह का रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो, रो लगाओ या कॉलम लगाओ, कोई एक ही लगाओ, लेकिन रो ही लगाओ क्योंकि दोनों से सेम ही आंसर आने वाला है। तो रो लगाएंगे और जो हमारा मेन इंटेंट होगा, जो मेन इंटेंसिटी होगा, जो मेरा जो मेन इंटेंशन होगा वो ये होगा कि सबसे पहले यहाँ पर 1 लाएंगे, अगर 1 है तो छोड़ दो, उस 1 के हेल्प से उसके नीचे के दोनों को 0 कर दो यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर 1 नहीं है तो तुम लिख सकते हो R1 टेंड्स टू हाफ R1। जरूरी नहीं है कि तुम लिखो R1 टेंड्स टू हाफ R1 प्लस R2 ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तुम किसी भी रो को कितना भी फ्रैक्शन या नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, मैट्रिक्स का फॉर्म नहीं चेंज होता है, इकेलॉन फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ऐसा करने के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होता है, इसको 1 बना देना होता है हम लोग को। बेस्ट वे, डिवाइड सेकेंड रो बाई 5, यू विल गेट 1, और फिर इस 8 को, उसके नीचे वाले को उसके हेल्प से 0 बनाना होता है। उसके बाद हम लोग को इसको 1 बनाना होगा और बस इसके ऊपर वाले को 0 बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे इसको 0 बनाने का ज़रूरत नहीं है, इसको 0 बनाने का ज़रूरत नहीं है, इसको 0 बनाने का ज़रूरत नहीं है। अपने आप 0 बन गया तो अलग बात है, वो तीनों भी अगर 0 बन गया ना तो ये रो रिड्यूस्ड इकेलॉन फॉर्म हो जाएगा। रो रिड्यूस्ड इकेलॉन फॉर्म में जहां जहां 1 होता है ना उसके नीचे तो 0 होता ही है, उसके ऊपर भी 0 बना देना होता है, वही रो रिड्यूस्ड इकेलॉन फॉर्म होता है। सो अब देखो क्या करेंगे हम। तुम्हारा मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3। चूंकि पहला रो ऑलरेडी 1 है तो आई एम गोइंग टू राइट रो 2 टेंड्स टू रो 2 minus 4 times रो 1 as well as रो 3 tends to रो 3 minus 7 times रो 1।
अगर तुम चाहते तो रो 3 को रो 2 के हेल्प से भी 0 बना सकते हो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम किसी भी दो रो को इंटरचेंज भी कर सकते हो, उससे भी हमको प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी कर सकते हो तुम। तो क्या हो रहा है, 1 2 3 ये 0 हो जाएगा, और 5 में तुम्हारा 4 टाइम्स 8 चला जाएगा तो -3 हो जाएगा, और 6 में 12 चला जाएगा तो -6 हो जाएगा। 7 में 7 टाइम्स जाएगा तो 0 होगा, और 8 में 14 जाएगा तो -6 होगा, और 3 में 21 जाएगा तो -18 होगा। तो पहला जो कॉलम है दैट इज ओवर, मत डिस्टर्ब करना अब इसको। आवर नेक्स्ट टारगेट विल बी दिस -3। तो रो 2 को -3 से डिवाइड ही कर दो, कॉलम को छेड़छाड़ मत करना। रो 2 टेंड्स टू -1/3 टाइम्स रो 1, सॉरी रो 2, रो 2 को -3 से डिवाइड कर दो, तो रो 1 पे कोई चेंज नहीं आएगा, 0 0 रह जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसको -3 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं लाना है। ओके, हमारा नेक्स्ट टारगेट है 1 जो बनाए उसके नीचे वाले को 0 बना दो। तो इसमें तुम ऑलरेडी यहाँ एक 0 लाए हुए हो, इसी के हेल्प से बनाएंगे हम लोग। सेकेंड रो के हेल्प से थर्ड रो को बना दो 0। तो रो 3 को लिख देंगे हम रो 3 प्लस 6 टाइम्स रो 2, रो 3 प्लस 6 टाइम्स रो 2। तो रो 1 पे कोई चेंज नहीं होगा, रो 2 पे कोई चेंज नहीं होगा। 0 में 6 टाइम्स 0 0, -6 में 6 टाइम्स 1 0, और -18 में 6 टाइम्स मतलब 12 जोड़ोगे तो -6 आएगा। नाउ आवर नेक्स्ट टारगेट वो ये है, ये हम लोग को 1 चाहिए, तो ऑब्वियसली आई विल राइट रो 3 को हम -6 से डिवाइड ही कर देंगे, मतलब रो 3 टेंड्स टू -1/6 टाइम्स रो 3। So here I have 1 2 3, here I have 0 1 2 and 0 0 1. Please check if anywhere calculation mistake. Now I am giving a question, now you try. Another example is find the echelon form of matrix 0 1 2 1 2 1 2 7 8 2 7 8। तुम्हारा जो आंसर आएगा वो तुम मेरे साथ शेयर करोगे। चलो देखते हैं। तो मैट्रिक्स है 0 1 2 1 2 1 2 7 8, ये मैट्रिक्स। तो भाई हमको 1 चाहिए स्टार्टिंग में, और अगर स्टार्टिंग का ही लीडिंग एंट्री 0 हो गया तो उसके नीचे भी लीडिंग एंट्री 0 ही होना चाहिए, जो कि नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आई विल एक्सचेंज रो 1 एंड रो 2। हम बोले थे हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं। सो 1 2 1 0 1 2 2 7 8। अब रो 3 में 2 टाइम्स रो 1 घटा देंगे, 1 2 1, इसको तो कुछ करना ही नहीं है। 2 में 2 घटाओगे 0, 7 में से 4 घटेगा 3, और 8 में से 2 घटेगा 6। नाउ 3 को रो 2 के हेल्प से 0 बना देंगे, तो रो 3 को लिखेंगे हम रो 3 माइनस 3 टाइम्स रो 2, 1 2 1 0 1 2,
0 में 0 घट गया, 3 में 3 घट गया और 6 में, अच्छा अच्छा 0 ही हो गया, साफ ही हो गया सब। वेरी गुड, आ गया इकोलॉन फॉर्म मेरे हिसाब से। ये देखो, फर्स्ट लीडिंग एंट्री 1, वेरी गुड। फर्स्ट लीडिंग एंट्री 1, वेरी गुड। इसमें लीडिंग एंट्री 1 है ही नहीं, ये 0 रोज है। 0 रो एट द बॉटम, वेरी गुड। दिस इज ए 0 रो विच इज एट बॉटम, वेरी गुड। और जो लीडिंग एंट्री है दूसरे रो का, वो पहले रो के राइट में पड़ रहा है, वेरी गुड। दिस इज माई रो इकोलॉन फॉर्म। जिसका जिसका ये है आंसर हैंड रेस करो। दिस इज रो इकोलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ये आंसर है तो सही है। दिस इज आवर रो इकोलॉन फॉर्म। तो देखो यहां पर एक नोट ये है कि ए मैट्रिक्स may have more than one echelon form, but will have a unique रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म। अगर मेरा जो आ रहा है वो और सावी तुम्हारा जो आ रहा है मैच कर गया तो तुम्हारा भी इकोलॉन फॉर्म सही कहलाएगा। रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में बता दिए ना, जहां जहां 1 है उसके पहले भी 0 बनाओ, जहां जहां 1 है उसके पहले भी 0 बनाओ और शुरुआत किया करो लास्ट एंट्री से, लास्ट एंट्री से शुरू किया करो। तो अगर तुम जो 2 है उसको तुम नीचे से कुछ नहीं कर पाओगे ना। और अभी तक रो लगा रहे थे ना हम लोग, तो रो ही लगाना, कॉलम मत लगा देना, बता दे रहे हैं। तो 1 के ऊपर ये 2 को तो 0 बना सकते हैं हम लोग। कैसे? ये वाला 1 तो अफेक्टेड होगा नहीं इस 0 से, तो हम लोग करते हैं रो 1 को लिखते हैं रो 1 माइनस 2 टाइम्स रो 2। अगर हम रो 1 को लिखेंगे रो 1 माइनस 2 टाइम्स रो 2, तो क्या होना चाहिए? 1, ये तो 0 रह जाएगा, 1 रह जाएगा, 2 रह जाएगा, 0 0 और 0 रह जाएगा। और 1 में 2 टाइम्स 0 घटेगा तो 1, 2 में 2 टाइम्स 1 घटेगा तो 0, और 1 में 2 टाइम्स 2 घट जाएगा ना, तो -3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। So this is row reduced echelon form. So rank of a matrix will be very simple. Number of non-zero rows. Number of शार्दुल हैंड रेज हो कि नहीं हो, कि निकल लिए इंटरनेट के कारण? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एन echelon form of matrix is called the rank of matrix, is called the rank of matrix. शार्दुल का हैंड रेज ही नहीं आया। शार्दुल, ओके। सो रैंक का मतलब हो गया जब तुम मैट्रिक्स को इकोलॉन फॉर्म में ले आओगे तब उसमें जितने भी नॉन जीरो रोज दिखेंगे वो मैट्रिक्स का रैंक है। सो ये जो मैट्रिक्स हम दिए थे इसका रैंक 2 होगा। इस मैट्रिक्स का रैंक इक्वल टू 2, क्योंकि इसमें ना, जब इसका इकोलॉन फॉर्म पर तुम आए होगे, चाहे सावी का भी आंसर देखो या अजिंक्या का भी आंसर देखो या मेरा भी आंसर देखो, नंबर ऑफ जीरो रोज तो सेम आ रहा होगा। सावी तुम्हारे में भी एक रो 0 आ रहा होगा और अजिंक्या तुम्हारे में भी एक रो 0 आ रहा होगा, क्योंकि तुम्हारे मेथड से जाओ या मेरे मेथड से जाओ मैट्रिक्स का रैंक नहीं चेंज होगा। तो मेरे मेथड से मैट्रिक्स का रैंक 2 आ रहा है, उसको हम रो से डिनोट करते हैं जनरली। रो ऑफ ए इक्वल टू 2। ए मेरा मैट्रिक्स था,
तो सावी और अजिंक्या तुम्हारा भी 2 ही आ रहा होगा। इफ यस प्लीज रेज हैंड। 2 ही आ रहा होगा। 1 0 रोज तुम्हारा भी आएगा। ओके, नाउ इन आवर प्रीवियस एग्जांपल इसका रैंक 3 होगा। दिस मैट्रिक्स हैज रैंक इक्वल टू 3, क्योंकि जब हम इसके इकेलॉन फॉर्म पर आ गए तो हमको दिखा कि इसमें तीनों रो नॉन जीरो रो है। तो यहां से हमको रो ऑफ ए 3 दिखा। वेरी ऑब्वियस। तो रैंक तुम समझ गए, इकेलॉन फॉर्म तुम समझ गए, रो रिड्यूस्ड इकेलॉन फॉर्म भी समझ गए। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके लिए हम लोग इतना ड्रामा किए। सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। इस मेथड से तुम सॉल्व भी कर सकते हो और कितना सॉल्यूशन होगा नहीं होगा के लिए वेरिएबल भी निकाल सकते हो। Try to understand the step what I am giving you. Consider a system of equation. Consider a system of equations in n variables. 4-5 कितना वेरिएबल भी हो टेंशन नहीं। In n variables as below. तो इक्वेशन है, मान लो तुम्हारा a11 x1 a12 x2, इस तरह से a1n xn equal to say b1, then comes a21 x1 plus a22 x2 plus dot 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 a2n xn equal to b2. Last equation will be an1 x1 plus an2 x2 plus dot 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 ann xn. बहुत बेसिक से समझा रहे हैं तुमको, बहुत प्यार से। दिस इज अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो डेफिनेटली इसमें ए मैट्रिक्स हम लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स लेते हैं, a11 a12 डॉट 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 a1n a21 a22 a2n तक, और लास्ट में an1 an2 ann तक। जनरली 3 वेरिएबल्स का इक्वेशन आता है हमारे पास, और जो हमारा कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स है उसको हम बी लेते हैं, b1 b2। यही हमारा कन्वेंशन रहा है अभी तक, तो तुम लोग भी यही रखते थे। Then we write an augmented matrix. See, these things are to be taught in IIT JEE first semester course, और यू कैन से फर्स्ट ईयर, कभी कभी सेकेंड सेमेस्टर में होता है, लेकिन जेई एडवांस इस पर क्वेश्चन पूछता है। और ये जेई के कोर्स में है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आईआईटी में जाके पढ़ना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आईआईटी इस पर क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। तुम्हारा मैट्रिक्स सिलेबस में है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन तुम्हारे सिलेबस में है, क्रेमर्स रूल पढ़ चुके हो, एडजॉइंट के हेल्प से सब कुछ कर चुके हो, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे वो कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसा कि हम अभी लैम्डा म्यू वाला पूछे हैं तुमसे, और पी और क्यू वाला पूछे हैं। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उसको किस मेथड से सॉल्व करो या नहीं करो। तो बीइंग ए नाइस स्टूडेंट, हम लोग को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जैसा टॉपिक समझ के जाना चाहिए जेई एग्जाम में, ताकि अगर सवाल आता है तो हम लोग ये मेथड लगा दें और क्रेमर जैसा फालतू मेथड को साइड रखें। नाउ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज गिवन बाय ए कॉलन बी मैट्रिक्स। मतलब ए मैट्रिक्स को लिख देना है एज इट इज, और बी मैट्रिक्स साथ में। ये ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, उसका तुम लोड मत लो, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी भी नहीं। हम एक बार भी बोले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए ऑगमेंटेड को। दिस इज माय ऑगमेंटेड मैट्रिक्स।
is called an augmented matrix. For given system of equation. For given system of equation. तुमको बार खींचने में अगर मेहनत लगता हो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, हमको प्रॉब्लम नहीं है। उसमें बस ये होगा कि यहाँ भी कॉलन दोगे, यहाँ भी कॉलन दोगे, इसमें कॉलन दोगे, इसमें कॉलन दोगे, डजेंट मैटर, हमको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद तुम क्या करोगे, उसके बाद तुम ए मैट्रिक्स का रैंक निकालने का कोशिश करोगे। ए मैट्रिक्स तुमको दिख रहा होगा कौन सा है, बार के पहले का मैट्रिक्स ए है और पूरा का पूरा ए बार भी ऑगमेंटेड है। तो तुम ए को इकेलॉन फॉर्म में लाने का कोशिश करोगे। ए का रैंक चाहिए हमको बस। उस दौरान B1 B2 भी अपने आप को चेंज करेगा। सो वी हैव नोट्स। पहला नोट, यूनिक सॉल्यूशन इफ rank of A matrix is same as rank of augmented matrix, which is same as n number of variables या number of rows, number of unknowns, एक ही बात है। दूसरा, infinite solution if rank of A is equal to rank of augmented पूरा मैट्रिक्स should be less than n। ये तभी हो सकता है जब कम से कम एक रो पूरा का पूरा नीचे जीरो हो जाए, ए का भी जीरो और bn के जगह पे भी जीरो आ जाए। ऐसा होता है तो ए मैट्रिक्स का रैंक तुमको n-1 दिखेगा और बी पूरे ऑगमेंटेड का भी रैंक n-1 ही दिखेगा। अगर सिर्फ एक रो जीरो हो जाता है तो हैंड रेस, ठीक है, तो उस केस में रैंक बराबर हो जाएगा और नंबर ऑफ अननोन से कम हो जाएगा, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा उस केस। और नंबर 3, नो सॉल्यूशन, अगर दोनों का रैंक ही अलग हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू rank of augmented. Now I have one question for you. अगर A मैट्रिक्स का रैंक n है तो पूरे ऑगमेंटेड का रैंक n-1 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर A मैट्रिक्स का रैंक n है इसका मतलब A मैट्रिक्स में सारे के सारे रोज नॉन जीरो हैं। इनफैक्ट लास्ट रो भी नॉन जीरो ही रहा होगा। तो अगर सब जीरो हो भी गया होगा ना तो ये वाला एलिमेंट पक्का नॉन जीरो रहा होगा, तभी ए का रैंक n हो सकता है। और अगर ये नॉन जीरो हो गया तो फिर पूरा का पूरा ऑगमेंटेड भी देखोगे तो भी उसका लास्ट रो नॉन जीरो ही रह जाएगा। तो ऑगमेंटेड का रैंक n-1 नहीं हो पाएगा, n ही होगा। लेकिन ये हो सकता है क्या कि ए का रैंक n-1 हो लेकिन ऑगमेंटेड का n हो? इज दिस पॉसिबल, यस और नो, कि ए का रैंक n-1 हो और ऑगमेंटेड का रैंक n हो? पॉसिबल और नॉट? डेफिनेटली पॉसिबल, ये पॉसिबल है। हो सकता है कि सिर्फ ए मैट्रिक्स का लास्ट रो का सारा एलिमेंट ही जीरो हो जाए, एंटायर एलिमेंट, ये पूरा येलो कलर से जो हम दिखाए ये सब जीरो हो जाए, लेकिन जो bn है वो ट्रांसफॉर्म होके जीरो नहीं हो। ये जो ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं ये हो सकता है कि नॉट इक्वल टू जीरो रह जाए। इन दैट केस यू विल सी दैट ए का रैंक n-1 हो जाएगा और बी का रैंक पूरा ऑगमेंटेड का रैंक n रहेगा। तो उस केस में नो सॉल्यूशन आएगा।
तो ये 3 कंडीशन याद किया जाए। यूनिक सॉल्यूशन अगर रैंक बराबर होगा और वो भी टोटल नंबर ऑफ अननोन्स होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर ए का रैंक और पूरे ऑगमेंटेड का रैंक बराबर होगा और नंबर ऑफ अननोन से कम होगा। और नो सॉल्यूशन अगर रैंक ही बराबर नहीं तो नो सॉल्यूशन होगा। नाउ लेट्स कम टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये तुम्हारे सामने रखा हुआ रहेगा, लिखा हुआ। सो एग्जाम्पल, हम वही क्वेश्चन लेंगे जो तुमको अभी दिए थे। इक्वेशंस आर x plus y plus z equal to 6, x plus 2y plus 3z equal to 10. Last equation, x plus 2y plus lambda z equal to mu. So now my augmented matrix will be 1 1 1 6 1 2 3 10 1 2 lambda mu. This is my augmented matrix. Now हम इसका रैंक निकालने का कोशिश करेंगे। तो वहां पे ये ऑलरेडी सही है, 1 ही होना चाहिए था। ये दोनों को 0 बना देंगे। सो हम रो 2 को लिखेंगे रो 2 माइनस रो 1, और रो 3 को लिख सकते हैं रो 3 माइनस रो 2। 1 1 1 6 0 1 2 4 0 0 lambda minus 3 mu minus 10. So good. See, all conditions satisfied. Leading entry 1, leading entry 1 और लीडिंग एंट्री 1 हो सकता है अगर लैम्डा माइनस 3 से डिवाइड कर दो तो हमको भाई रैंक में इंटरेस्ट है, मेनली हमको इकोलॉन फॉर्म में तो इंटरेस्ट है नहीं। तो फर्स्ट पार्ट, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको ए मैट्रिक्स का रैंक शुड बी इक्वल टू ऑगमेंटेड का रैंक, and the rank should be 3, which is number of unknowns. और ये तभी हो सकता है जब पहला बात कि लैम्डा माइनस 3 जो है वो 0 नहीं हो, और म्यू कुछ भी हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर लैम्डा ही 3 नहीं हुआ तो दोनों का ही रैंक 3 ही आने वाला है। सो म्यू बिलोंग्स टू आर। ऑल ऑफ यू, इज इट ओके? प्लीज मैसेज यस और नो। आई होप दिस शुड बी क्लियर। अगर तुम लैम्डा माइनस 3 को 0 होने से रोक दो तो बार के पहले वाले का भी रैंक 3 ही होगा और ओवरऑल का भी रैंक 3 ही होगा, चाहे म्यू 10 ही क्यों नहीं हो जाए। अगर म्यू 10 भी हो गया तो भी सीन क्या रहेगा, ये 0 हो जाएगा पर ये 0 होगा ही नहीं। और अगर ये 0 होगा ही नहीं तो फिर ए का रैंक तो 3 आएगा ही, और अगर ये 0 नहीं हुआ तो फिर पूरे के पूरे ऑगमेंटेड का भी लास्ट रो 0 नहीं हो पाएगा, भले ही म्यू माइनस 10 0 क्यों ना हो जाए। तो इन दैट केस दिस इज ऑब्वियसली वैलिड, दोनों का रैंक 3 आ रहा है। नेक्स्ट केस, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में भाई रैंक बराबर नहीं होना चाहिए, रैंक बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये तभी हो सकता है जब लैम्डा माइनस 3 0 हो जाए।
लेकिन म्यू माइनस 10 जीरो नहीं हो। ऐसा करने से क्या होगा, लैम्डा 3 रख दोगे तो ए का रैंक 2 आ जाएगा, और म्यू चूंकि 10 के बराबर नहीं है तो लास्ट एलिमेंट ऑफ ऑगमेंटेड नॉन जीरो होने के कारण ऑगमेंटेड का रैंक अभी भी 3 ही रह जाएगा। ये भी क्लियर है तो मैसेज करो क्लियर सर या ओके सर, कुछ भी करो लेकिन करो। इट्स रियली इंपॉर्टेंट। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन देखते हो क्या मेथड दिए हैं तुमको, सिर्फ एक लाइन, जस्ट वन लाइन, और तीनों पार्ट का आंसर दिखेगा वहां से, पहला, दूसरा और तीसरा। इनफाइनाइट के लिए ए का रैंक और ऑगमेंटेड का रैंक बराबर होना चाहिए, और वो रैंक 3 से कम होना चाहिए। तो या तो 2 हो जाए या तो 1 होगा, 1 तो होगा नहीं। तो लैम्डा माइनस 3 भी 0 हो जाए तो ए का रैंक 2 आ जाएगा, और म्यू माइनस 10 भी 0 हो जाए तो ऑगमेंटेड का भी रैंक 2 ही आ जाएगा। तो दोनों का रैंक बराबर होगा, और दोनों का रैंक नंबर ऑफ अननोन से कम होगा। In this case, you will have an infinite number of solutions. So all three parts done in just one line. हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं लेकिन उसका एग्जाम्पल का जरूरत नहीं। सॉल्विंग यूजिंग ऑगमेंटेड, सॉल्विंग यूजिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसका जो फाइनल डेस्टिनेशन होगा वो दिखा रहे हैं कैसा दिखेगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन आना होगा तभी ना सॉल्व करने बोलेगा भाई, ऐसे थोड़ी बोलेगा। फाइनल सॉल्यूशन ऐसा दिखेगा तुमको, नॉन जीरो, नॉन जीरो, नॉन जीरो, जीरो, नॉन जीरो, नॉन जीरो, 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 नॉन जीरो, बार, कोई नंबर, कोई नंबर, कोई नंबर। ये होगा तुम्हारा फाइनल हुलिया। तो तुमको मिल गया ना आंसर डायरेक्टली। ये कुछ तो नंबर होगा, सपोज ये नंबर ए है, और यहां भी कुछ नंबर होगा, से दिस नंबर इज के। तो सबसे पहले ये दोनों मिलकर के तुमको दे देगा ए टाइम्स जेड इक्वल टू के। तो यहां से जेड आ जाएगा के बाई ए, जेड निकल गया। अगर समझ रहे हो ना तो एक बार मैसेज कर दो यार। और जो सेकेंड रो है वहां से ये वाई के लिए होता है, ये जेड के लिए होता है। ये जेड है, ये एक्स, ये वाई, और ये जेड के लिए होता है। तो ये जो कोफिशियंट है वो कोफिशियंट मान लो k1 हुआ, और ये जो कोफिशियंट है तो ये k1y प्लस k1z इक्वल टू इधर कुछ लैम्डा 1 है मान लो, और z निकल गया तो यहाँ z डाल दोगे तो y फाउंड। और पहले वाले इक्वेशन से तुम निकाल सकते हो ना, इतना टाइम्स x प्लस इतना टाइम्स y प्लस इतना टाइम्स z इक्वल टू इतना, और यहाँ से z निकल गया और z से y निकल गया और z और y डाल के x निकल गया। सो x फाउंड। इज इट ओके दिस मेथड? वही विकास गुप्ता वाला प्रॉब्लम ले रहे हैं, 2p68 12q5 12q5 1134 1134। so this is my augmented। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, हमको जहां 2 दिख रहा है वो हमको नहीं पसंद है, इसको 1 बनाना होगा। सो माय ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बिकम्स, हम रो 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 1 p/2 3 4 1 2 q5 1 1 3 4।
implies augmented will be रो 2 को लिख दो रो 2 माइनस रो 1, रो 3 को भी लिख दो रो 3 माइनस रो 1, तो 1 p by 2 3 4 0 2 minus p by 2 will be 4 minus p by 2, q minus 3 1 0 1 minus p by 2 का मतलब 2 minus p by 2, 3 minus 3 0 4 minus 4 0. ओके, नाउ जिसमें ज्यादा जीरो आ गया है वो ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीरो डेंजरस हो सकता है, उसके बदले यहाँ पे जीरो होता है तो बेटर था, नहीं तो दिक्कत हो सकता है तुमको। तो हम रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज कर देंगे। सो augmented becomes 1 p by 2 3 4, इधर 0 2 minus p by 2 0, इधर 0 4 minus p by 2 q minus 3 1 0। क्या किए हम रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज कर दिए। नाउ मेरा नेक्स्ट टारगेट इज दिस वन, इसको 1 बनाना है, तो 2 by 2 माइनस पी से मल्टीप्लाई कर देंगे हम रो 2 को। तो रो 2 को हम लिखने वाले हैं रो 2 टाइम्स 2 बाई, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली p शुड नॉट बी इक्वल टू 2 हेयर, इट कम्स, कुछ भी हो जाए p2 नहीं होना चाहिए, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा ये जिससे तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो एक चीज तो यहाँ से दिख गया कि p2 नहीं होगा। सो a ऑगमेंटेड b, ऐसे भी तुम क्वेश्चन में देखो p2 डालो तो पहला इक्वेशन और लास्ट इक्वेशन आइडेंटिकल हो जाएगा। You can see if you put p equal to 2, then you can see first and the last equations will become identical। और पूछा है यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन का केस, तो अब हमको करना है यहाँ पे 1 p by 2 3 4 और 2 by 2 माइनस p से मल्टीप्लाई करना, ये 0 ये 1 ये 0 ही रह जाएगा। और यहाँ पर हम लोग को करना है क्या, 1 को करेंगे 2 by 2 माइनस पी से मल्टीप्लाई, और लास्ट वाले को छेड़ना ही नहीं। तो यहाँ से भी दिख रहा है तुमको 2 by 2 माइनस पी को 0 नहीं, नीचे 0 मत होने देना, नहीं तो टेंशन हो जाएगा। अब हमारा टारगेट क्या है, अब हमारा टारगेट है इसको 0 बनाना। तो a ऑगमेंटेड b विल बी, ये तो सिंपल है, हम रो 3 को लिख लेंगे रो 3 माइनस 4 माइनस पी बाई 2 टाइम्स रो 2, इसी से 0 हो जाएगा। तो 1 p by 2 3 and 4 0 1 0 2 by 2 माइनस p, ये तो 0 में 0 जाएगा 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा, और q माइनस 3 में 0 घटेगा तो ये q माइनस 3 हो जाएगा। और यहाँ तो ऑलरेडी क्या होगा तुम देखिए लो, 0 में घटाने वाले हो तुम क्या, 0 में घटाने वाले हो 4 माइनस पी, तो ये तुम्हारा आ जाएगा माइनस 0 माइनस 4 माइनस पी से 2 2 कट जाएगा, 4 माइनस पी बाई 2 माइनस पी आएगा। एक बार चेक कर लो यार ये सही है कि नहीं कैलकुलेशन, कभी कभी हमको डाउट होते रहता है अपने, प्लीज चेक। तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं, अब हमको जो भी पूछेगा हम आंसर कर देंगे, क्या पूछा है हमको उससे मतलब नहीं, हम खुद ही सब लिख लेते हैं। यूनिक सॉल्यूशन रैंक इक्वल होना चाहिए और नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर होना चाहिए, तो q माइनस 3 0 नहीं होना चाहिए। और ये जो
-4 - p/2 - p, वो कुछ भी हो चलेगा, बस खाली डिनोमिनेटर व 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो अनडिफाइन हो जाएगा ना। तो यूनिक के लिए आंसर आ रहा है Q नॉट इक्वल टू 3 एंड P नॉट इक्वल टू 2, जो है ना हमारे ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, P नॉट इक्वल टू 2, Q नॉट इक्वल टू 3। इसके लिए पता नहीं क्या दाम झाम कर रहे थे तुम लोग। दूसरा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए रैंक बराबर नहीं होना चाहिए, तो Q-3 को 0 करा दो, Q-3 को 0 करा दो, और जो तुम्हारा -4 - p है ना, तो वो P-4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 - p। दिस शुड बी नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा Q3 हो जाए और P नॉट इक्वल टू 2 हो और P ऑल्सो नॉट इक्वल टू 4 हो। P2 भी नहीं होना चाहिए, 2 होने से अनडिफाइन हो जाएगा। और अगर 4 हो गया, अगर P का वैल्यू 4 हो गया, तो फिर देखो Q अगर 3 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, और अगर P 4 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा, तो रैंक बराबर हो जाएगा और रैंक 2 हो जाएगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसलिए नो सॉल्यूशन में हमको लगता नहीं ऑप्शन सही दिया होगा, बहुत लोग मिस करता है P नॉट इक्वल टू 4। आंसर जो है वो सी दिया है, P नॉट इक्वल टू 2 और Q इक्वल टू 3। तो P नॉट इक्वल टू 2 और Q इक्वल टू 3 दिया है, तो इनकम्प्लीट दिया है मेरे हिसाब से। अगर खाली इतना देगा और ये वाला पार्ट अगर नहीं दिया, और कहीं कोई स्टूडेंट बोला कि सर P4 रखने पे क्या होगा, तो P4 रखने पर ऑगमेंटेड बन जाएगा 1 2 3 4। P4 रख के देख रहे हैं, 0 1 0, 4 रखने पे -1 0 0, और Q3 रखे हैं। नाउ सी क्या सिनेरियो बन गया ऑगमेंटेड का। रैंक ऑफ ए इज 2, rank of augmented is also 2, so both the ranks are equal, which is less than the number of unknowns, so this case provides infinite number of solutions। इसलिए P4 नहीं होना चाहिए, तो साथ में ये लिखना जरूरी है कि P4 नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों पार्ट तो बन गया, रहा बात इनफाइनाइट। अभी ना बताए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए रैंक बराबर हो जाना चाहिए, तो Q-3 0 होना चाहिए और P-4 बाई 2 - p भी 0 होना चाहिए, प्रोवाइडेड 2 शुड नॉट बी इक्वल टू P। मतलब जो पिछला वाला आया है ना केस, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, Q इक्वल टू 3, P इक्वल टू 4, और यहाँ से आ रहा है P नॉट इक्वल टू 2। तो ऑब्वियस सा बात है, ये दोनों में से सिर्फ P इक्वल टू 4 लिखने से चलेगा ना हम लोग को, तो यहाँ सिर्फ P इक्वल टू 4 लिखो ना, तो अपने आप P नॉट इक्वल टू 2 हो जाएगा। सो इन दिस केस आंसर विल बी Q3 होना चाहिए और P4 होना चाहिए। ऐसा करोगे तो ऑगमेंटेड का रैंक भी 2 हो जाएगा और A का रैंक भी 2 हो जाएगा, बोथ द रैंक्स विल बी सेम एंड it will be less than the number of unknowns, so you will get infinite number of solutions। so class was really very important। अगले क्लास में मिलते हैं फिर एक नए चीज के साथ।